Recording in progress. बोलो गौ माता की जय, कामधेनु गैया मैया की जय। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया, गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। कोई जाने ना तेरी गरिमा, कोई जाने ना तेरी गरिमा, धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा, धेनु मानस में लिखी तेरी महिमा। गैया मैया बुला रही है तुमको प्यारे कन्हैया, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गोपते नमो नमः। जय जय देवी नमो नमः, जय कामधेनु नमो नमः, हे ज्ञानेश्वरी नमो नमः, हे गोपते नमो नमः, हे गोपते नमो नमः। बोलो गौ माता की जय। आज हम वर्तमान में गौ माताओं की कितनी बुरी स्थिति है, वर्तमान में गौ माताओं पे कितना बड़ा संकट है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। गौ माता के ऊपर कितना भारी संकट है। गाय माता ने हिंदुस्तान को संस्कार दिए हैं और गौ माता ने हिंदुस्तान को संस्कृति दी है। यहाँ तक कि गाय माता ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दी है। आप इतनी स्वतंत्रता से बैठकर आज़ाद भारत में पर लोग विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, मीटिंगें करते हैं, लाभ उठा रहे हैं, हर जगह बैठे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। यह सब कैसे? अरे मेरे प्रियजनों, इसमें भी सबसे बड़ी सूत्रधार स्वतंत्रता की कोई है तो वो गाय माता है। अब आप लोग कहेंगे कि गौ माता ने कैसे स्वतंत्रता दिलाई? गौ माता ने कैसे स्वतंत्रता दिलाई? हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानियों के जयकारे लगाते हैं तो आज तक कभी गाय माता के जयकारे तो लगाई नहीं। फिर गाय माता ने स्वतंत्रता कैसे दिलाई? ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सब तो कंगूरे थे। कंगूरे होते हैं यानी मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है उसे कंगूरे बोलते हैं, यानी कि सब ऊपर के थे, बल्कि नींव की ईंट तो गाय माता ही थी। असली शंखनाद जो प्रथम बार किया था वो गाय माता ने ही किया था। कैसे? ध्यान से सुनिए। नाम सुना होगा आपने शायद नाम सुना होगा मंगल पांडे का। मंगल पांडे का नाम तो सुना ही होगा। एक बार मंगल पांडे जो अंग्रेजी फौज में काम करते थे, अंग्रेजों के सैनिक थे, अंग्रेजी वर्दी पहनकर मार्ग से गुजर रहे थे तो मार्ग में उन्हें जोर से प्यास लगी। देखा सामने कुआं है, कुएं में एक महिला पानी निकाल रही है। पास में जाकर कहा, मैया बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा जल पिला दो। तो उस महिला ने मंगल पांडे को ऊपर से नीचे तक देखा और देखकर कहा कि नहीं भैया, तुम्हें मैं पानी नहीं पिला सकती। मंगल पांडे ने कहा, अरे मैया, तुम मुझे पानी क्यों नहीं पिला सकती हो? आपके पास जल है और आपके पास पात्र भी है। महिला ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें पानी पिला दिया
तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। महिला ने ऐसा क्यों कहा? महिला ने कहा कि अगर मैं तुम्हें जल पिला दूंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। मंगल पांडे को क्रोध आया। कहा, अरे माई, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अगर मुझे पानी पिला दिया तो कैसे अपवित्र हो जाओगी? उस माई ने कहा, तुम्हारी जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मंगल पांडे ने कहा कि आप किस दृष्टिकोण से अपवित्र हो जाओगी, बताओ तो, ये तो बताओ कि आप कैसे अपवित्र हो जाओगी। उसने कहा, कपड़े देखकर। उस माई ने कहा, बूढ़ी माई ने कहा, उस बूढ़ी माई ने, कि कपड़े देखकर लग रहे हो कि अंग्रेजी फौज में काम करते हो। तो उन्होंने कहा, मंगल पांडे ने, कि हाँ करते हैं। तो उसने कहा, तुम अंग्रेजी फौज में काम करते हो और कारतूसों का इस्तेमाल करते हो? उन्होंने कहा, हाँ वो भी करता हूँ। तो उस महिला ने कहा, उन कारतूसों को मुंह से खोलते हो। वह कारतूस गाय की चर्बी से बनता है और वह तुम मुंह में डालकर खोलते हो, इसलिए तुम्हारे मुंह में गाय की चर्बी है, इसलिए हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। हमारा पात्र अपवित्र हो जाएगा, इसलिए पानी नहीं पिला सकती हूँ। मंगल पांडे को बात समझ में आई। मंगल पांडे दौड़े दौड़े अंग्रेजी कैंप में गए। वहां पर 2 अंग्रेजी अधिकारी थे। उनको कहा कि देखो, आप जो कह रहे हैं हम उसका पालन करेंगे, आपके आदेशों के अनुसार हम रहेंगे, क्योंकि हम आपके अधीन हैं। लेकिन हमारी आपसे एक शर्त है। कहा कि कैसी शर्त? उन अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि आप लोग जो चर्बी का इस्तेमाल करते हैं कारतूसों में, उसको हटाना शुरू कर दो। अंग्रेज समझ गए कि ये गौ माता की बात करने वाला कोई व्यक्ति आया है। अगर इससे कोई चर्चा और चला दी, इसने कहीं और चर्चा चला दी, तो हमारी दाल अधिक देर तक गलने वाली नहीं है। उसी समय उन अंग्रेज अधिकारियों ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को भेज दो जेल। लेकिन जेल जाना तो मंजूर नहीं था मंगल पांडे को। मंगल पांडे को यह स्वीकार नहीं हुआ। उस समय मंगल पांडे की बंदूक में 2 गोलियां थीं। उन्हीं 2 गोलियों को चला करके सामने जो अंग्रेज अधिकारी दोनों खड़े थे, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट लूज और कर्नल बाब, इन दोनों अधिकारियों को ढेर कर दिया। अरे भाइयों, वहीं से प्रारंभ हुई 1857 की क्रांति और 90 वर्ष तक संग्राम चला और 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हो गया। सब लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन गौ माता गुलाम हो गई। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन गौ माता गुलाम हो गई। बल्कि ये प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी का उद्देश्य गौ हत्या बंद करवाना था, अंग्रेजों द्वारा खोले गए कत्ल खानों को बंद करवाना था। लेकिन प्रत्येक सैनिक का यह उद्देश्य था कि गौ हत्या बंद हो और अंग्रेज कत्ल खाने बंद करें। यदि बंद नहीं करते तो इनको देश से भगाओ। इस स्वतंत्रता के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जवानी कुर्बानी की है। कई सारी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है। कई सारी पत्नियां विधवा हो चुकी हैं। जो हालात अंग्रेजों ने गौ माता की थी और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ दिख रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी वास्तव में जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई आज पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो गौ हत्या बंद करवाने के लिए ही लड़ रहे थे। स्वतंत्रता किस लिए चाहते थे? कि गौ हत्या बंद हो। लेकिन स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन गौ माता की हत्या आज भी चल रही है, आज भी बंद नहीं हुई। जो हालात गौ माता की आज अंग्रेजों ने नहीं की थी, वो हालात तो आज की सरकारों ने और हम लोगों ने की है। उतनी तो बेचारे वो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे
विचार कीजिए मेरे भाइयों बहनों कि आज़ादी से पूर्व इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर 80 करोड़ बल्कि 82 करोड़ गौवंश विचरण किया करता था और आज कटकर मात्र 3.5 करोड़ गौवंश बचा है। आज़ादी पाकर हमने कुछ अच्छा किया क्या? जब हम गुलाम थे उस समय उन अंग्रेजों ने 300 कत्लखानों को लाइसेंस दिया 200 साल के शासन में, और आज 78 साल के शासन में उन काले अंग्रेजों ने, जो नेता के रूप में हमारी सत्ता पर आरूढ़ हुए, उन्होंने 4000 कत्लखानों को लाइसेंस दे दिया। आज हिंदुस्तान की भूमि पर 4000 ऐसे कत्लखाने हैं जिनके पास लाइसेंस है, और गैर कानूनी कत्लखानों की तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, उन्हीं कत्लखानों के माध्यम से 80,000 गौवंश के गले में रोज छुरी चल रही है। एक दिन की 80,000 गौवंश को मारा जाता है। ये आंकड़े मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। और मेरे भाइयों बहनों, गाय माता को यदि मारते हैं तो एक झटके में प्राण नहीं लिए जाते, बहुत बेरहमी से, बहुत तड़पा तड़पा कर मारते हैं। रोज व्यापार करना, रोज घर बार चलाना, ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है। इंसान बनाया है हमें, तो हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। थोड़ा चेत जाओ, क्योंकि गाय माता को काटने का एक बार भी दृश्य देख लेंगे ना, तो यदि आपकी नसों में सच्चे हिंदुस्तानी का रक्त बह रहा होगा तो उसी समय सारी नसें फटने लगेंगी। मेरे भाइयों बहनों, जब कसाई गाय माता को काटने ले जाते हैं तो बहुत यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, बहुत यातनाएं देते हैं। गाय माता समझ जाती है ये कसाई हमें काटने ले जा रहा है, तो गाय माता अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ाती, आगे चलना नहीं चाहती, तो कसाई पीछे से अंगों पर नुकीले धार वाली वस्तुओं से प्रहार करते हैं, जिससे गाय माता अत्यधिक कष्ट होता है, अत्यधिक कष्ट होता है, बहुत अधिक कष्ट होता है और रक्त बहता है। तो गाय घबरा के चल देती है। फिर कसाई उसे ले जाकर ट्रकों में ठूंस ठूंस कर भरते हैं। एक ट्रक में अगर 10 की जगह है तो उसके ऊपर 50 लाद देते हैं, 50 तर के ऊपर लाद देते हैं, जैसे बोरे नहीं लाद देते हैं उस तरह से। और उसके बाद ले जाकर उन्हें पटका जाता है, अच्छे से नहीं उतारते, पटका जाता है। 5 से 6 दिन तक भूखा रखा जाता है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हैं। फिर उन गाय माता के पीछे तीक्ष्ण बाण चुभाए जाते हैं, जहाँ से खून बहता है, लेकिन उन कसाईयों को बिल्कुल भी दया नहीं आती, बिल्कुल भी दया नहीं आती उन्हें। फिर गाय माता को कत्ल खाने के अंदर ले जा करके उनको एक पैर से उल्टा लटका दिया जाता है, और उसके बाद उन जिंदा गाय माता के शरीर पर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलती हुई वाष्प डाल दी जाती है, ताकि जितना भी खून है जो पिघलकर मांस में आ जाए, क्योंकि लाल मांस अधिक मूल्य पर बिकता है और सफ़ेद मांस कम मूल्य पर बिकता है। उसके बाद मेरे भाइयों बहनों, गले में एक कट लगाया जाता है और गौ माता का सारा रक्त खींच लिया जाता है। उस खून का क्या उपयोग होता है? उस खून से माताओं के रक्तवर्धक टॉनिक बनते हैं, डेक्सोरेंज, आर्बिटोन आदि। ये डेक्सोरेंज, आर्बिटोन नाम के आदि टॉनिक बनते हैं। गाय माता की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको निकाल दिया जाता है, और आंत को निकाल दिया जाता है। इस संसार में सबसे लंबी आंत होती है गाय माता की, 180 फीट की। उस आंत का क्या करेंगे? उस आंत से आपकी मिठाइयाँ सजेंगी, क्योंकि मिठाइयों में जो चांदी का वर्क लगा होता है वो वर्क बनता कैसे है?
गाय माता की आंत के छोटे छोटे टुकड़े करके चांदी के टुकड़ों के साथ लगातार 16 से 18 घंटों तक लकड़ी के गत्तों से पीटते हैं। उसके बाद बनता है चांदी का वर्क। उसके बाद एक गोल गोल आरा आता है और गाय माता के टुकड़े टुकड़े कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। जो गाय माता अभी तक करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की, ममता की, दया की प्रतिमूर्ति थी, वह अब मात्र मांस के थपेड़ों में बची। और उस मांस का क्या होता है, जितना भी अच्छा मांस होता है वो डिब्बों में पैक करके दे दिया जाता है विदेशों में, और बदले में डीजल पेट्रोल ले लिया जाता है। और जितना भी खराब मांस, खराब चर्बी होती है, वो सब जाती है कहाँ, आपके घरों में। सुबह उठने से लगातार रात को सोने तक जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है, उनमें किसी न किसी रूप में गौमांस या गौरक्त की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। कोलगेट में कैल्शियम होता है ना, जो जो दांतों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह कैल्शियम बनता है गाय की हड्डी के चूरे से। उसके बाद आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कई साबुनों में, कई कंपनियां साबुनों में गाय माता की चर्बी के रस का प्रयोग करती हैं। कई नहीं करती हैं, लेकिन कई करती हैं। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में टोस्ट ब्रेड चाहिए। एक बार टोस्ट ब्रेड की भी उसमें न्यूज़ में आई थी कि उसमें गौ रक्त का प्रयोग किया गया। उसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से गौ चर्बी का भी इस्तेमाल कभी कोई कोई कंपनियां करती हैं। बड़े बड़े शहरों में बच्चों की बड़ी बड़ी चॉकलेट खानी है, बच्चों को मंच जैसी, इन चॉकलेटों का स्वाद बढ़ाने के लिए गौ माता की चर्बी के रस का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक में गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। नेल पेंट लगाती हैं महिलाएं, नेल पेंट में चर्बी का इस्तेमाल होता है। आप लोग चाय पीते हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल करके चाय के स्वाद को बढ़ाती हैं। मेरी माने तो चाय ना पिएं, क्योंकि इस चाय ने गौ हत्या को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। हम जब तक दूध पीते थे तब तक गाय माता की डिमांड थी, क्योंकि दूध हमेशा गाय माता का ही अच्छा लगता है, कभी भैंस का अच्छा नहीं लगता। और कभी गाय के दूध की और चाय कभी गाय के दूध की अच्छी नहीं लगती, चाय भैंस के दूध की अच्छी लगती है। भैंस के दूध से हमने चाय पीना सीखा, उसी दिन से भैंस के दूध की डिमांड बढ़ती गई और लोगों ने गाय छोड़ करके भैंस रखना शुरू कर दिया। गाय माता जब तक है तब तक हिंदू है और हिंदुस्तान है। जिस दिन गाय माता नहीं रही, उसी दिन ना तो हिंदू रहेगा और ना ही हिंदुस्तान रहेगा, क्योंकि जिस जिस स्थान से गाय माता हटी है वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। मेरे भाइयों बहनों, सिंध प्रांत में गौ माता नहीं थी तो सिंध हिंदुस्तान से पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया। बांग्लादेश में गाय नहीं थी तो बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग हो गया। और आज कश्मीर में भी गौ माताएं नहीं हैं तो वो भी अलग होने की कगार पर है। जहां पर हमें अपना तिरंगा लहराने की इजाजत ना हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा क्षेत्र। ऐसे हिंदुस्तान के खंड खंड ना होने देना चाहो और अखंड भारत की कल्पना की है, तो एक एक गौ माता की सेवा और रक्षा करो। जिस जिस स्थान से गाय माता कटी है वो स्थान बर्बाद हो चुका है। और याद रखना, अभी भी ना संभले तो अगला नंबर आपका ही है। याद करो, 2001 के दौर में गुजरात के कच्छ भूक्षेत्र में भूकंप आया था। सिर्फ उसी क्षेत्र में भूकंप आया था जहां से गाय माता को काटने के लिए ले जाया जाता था। सिर्फ उसी पर भूकंप आया था, उसी स्थान पर भूकंप आया था जहां गाय माता का वध होता था। अगर इतनी पुरानी बात याद ना आए तो याद करो मेरे भाइयों बहनों, अभी कुछ साल पहले नेपाल भी बर्बाद हो गया था।
नेपाल में त्रासदी आई, क्यों? क्योंकि 2 लाख गाय माताओं को एक साथ बलि दे दी गई, तो सारा नेपाल बर्बाद हो गया। और इतनी भी पुरानी बात याद ना आवे तो केरल की क्या हालात हुई थी। 50 साल पीछे चला गया था केरल। क्यों? क्योंकि वहाँ गौ माताओं की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई थी, और अभी भी हो रही है। वहाँ गौवध मेरे भाइयों बहनों अंधाधुंध हो रहा है, इसलिए आज केरल भी बर्बाद हो गया। अगर आप भी नहीं संभले तो अगला नंबर आपका ही है, और हम लोग भी नहीं संभले तो हमारा भी है। प्रकृति माता ऐसा तांडव मचाएगी, उस दिन की कोई भी बच नहीं पाएगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्रकृति सबसे हिसाब मांगेगी कि गाय माता जब कट रही तो आप लोगों ने क्या किया, बचाया क्यों नहीं। प्रकृति माता सबसे हिसाब मांगेगी। अगर आज भी हम लोग नहीं संभले तो हमारी भी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। याद रखना, 7 दिन की गौ कथा सुनने से या 7 दिन की भागवत कथा सुनने से कोई गौ रक्षा नहीं होगी। गौ रक्षा हमें करनी ही पड़ेगी। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि एक एक गौ माता की सेवा हमें करनी चाहिए। सेवा के लिए कई सारे प्रकल्प हो सकते हैं, हर प्रकल्प बताया है। सबसे पहले तो यह कि हम घर में गाय को लेकर आएं, सम्मान पूर्वक रखें। कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। ये बात तो हम लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि ये हम लोग बहाने बनाते हैं कि हम शहर में रहते हैं। लोग बहाने बनाते हैं कि हम कैसे रख पाएंगे। इन हिंदुओं ने सिर्फ बहाने ही तो बनाए हैं 78 सालों में। इतिहास के बहाने, इतिहास में बहाने करते रहे और हमारी माँ को कटवाते गए, गौ माता को कटवाते गए। इसलिए बहाना करना छोड़ देना चाहिए अब। अरे घर में आपके जगह नहीं है तो 10 मित्र मिलकर के वहाँ एक प्लॉट खरीद लो और 10 से 20 गाय रखो, और कोई आदमी रख लो सेवा के लिए। जो दूध आवे उसे 10 लोग बांट कर ले लो, दूध भी मिल जाएगा, सेवा भी हो जाएगी। करने को तो हजारों तरीके हैं, आप एक बार मन में ठानो तो सही। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो गौशाला जाकर के गाय माता को गोद ले लो। किसी भी प्रकार से गाय माता की सेवा करो। यहाँ पर सिर्फ एक उद्देश्य है कि गौ सेवा होनी चाहिए, गौ तस्करी रुकनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहते हैं कि इस गांव की भी सूरत बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कसाई इतनी हिम्मत कर ले कि गली में आकर के गौ माता को ले जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो असली कसाई हैं। 2 तरह के कसाई होते हैं, एक तो छुरी चलाने वाले, और यह दूसरे दर्जे के कसाई हैं। असली कसाई कौन है, थोड़ा विचार करना। ये लोकतंत्र है और यहाँ कोई भी कानून पास होता है, नेताओं के द्वारा संसद में कानून पास होता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देश आज़ाद हुआ उसमें मैंने पहले ही आपको निवेदन किया था कि 82 करोड़ गौ माताएं थीं और अंग्रेज गए तो 300 कत्लखाने छोड़कर गए थे। अब आप आंकड़े सुनना, 300 कत्लखाने अंग्रेज छोड़कर गए थे और इस समय 4000 कत्लखाने हैं। लाइसेंस वाले, बिना लाइसेंस वाले तो कितने हैं इसका तो कुछ पता ही नहीं, वो तो बहुत अधिक हैं। क्या बिना सरकारी आज्ञा के लाइसेंस तैयार होते हैं? क्या हिंदुस्तान के कत्लखानों पर सील इंग्लैंड और अमेरिका वाले लगाते हैं? भारत के ही अधिकारियों की, भारत के ही नेताओं की सील लगती है, भारत के ही नेताओं की मोहर लगती है। तो ये नेता जा कहाँ से रहे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी नेता खराब हैं, लेकिन अधिकांश की दृष्टि तो मेरी हालत में खराब ही है। 4000 कत्लखानों को लाइसेंस हिंदुस्तान की संसदों के द्वारा ही प्राप्त हुआ और अंत में हम उन्हीं को वोट दे करके भेज रहे हैं। लेकिन कुछ नेता गौसेवा में लगे हैं और गौसेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मैं सबको एक तराजू से नहीं तोलता। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वोट देना बंद करिए। हर 5 साल में 3 बार आएंगे गली में वोट मांगते हुए, झोली फैलाते हुए वोट देना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है।
बिना लोकतंत्र के देश बचेगा नहीं। लेकिन लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, साड़ी लेके, दारू की बोतल लेके, 500 का नोट लेके कब तक बिकते रहेंगे? आप वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले वोट लेने वाले नेता से, क्योंकि असली गुनाहगार तो नेता ही है। अगर हिंदुस्तान के नेता चाहें तो एक क्षण में गौहत्या बंद हो सकती है। एक क्षण में गौहत्या बंद हो सकती है। सिर्फ एक कलम की नोक से गौहत्या बंद हो सकती है। एक क्षण में, एक क्षण में गाय माता राष्ट्र माता बन सकती है। जब ऊंट राज्य पशु बन सकता है, शेर राष्ट्रीय पशु बन सकता है, मोर राष्ट्रीय पक्षी बन सकता है, तो जगत की माता गाय माता राष्ट्र माता क्यों नहीं बन सकती? विचार कीजिए, विचार कीजिए, गाय माता राष्ट्र माता क्यों नहीं बन सकती? बनना चाहिए। बस अगर ईमानदारी से कलम चलाना चाहे तो 1 मिनट लगेगा कलम चलने में। गाय माता राष्ट्र माता बन सकती है और गौहत्या भारत से समाप्त भी हो सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही सोच थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होते ही सबसे पहले कानून बनेगा कि गाय माता को पूरी तरह से वध गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दुर्भाग्य रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की चली नहीं, गौहत्या घटी नहीं, बल्कि बढ़ती रही। तो हम मिलकर के अब निर्णय लें कि कोई भी नेता वोट मांगने आए तो सबसे पहले प्रश्न पूछें कि क्या आपके जीवन में गाय माता है? क्या आपके घर में गाय माता है? यदि गाय माता होगी तो बुद्धि थोड़ी ठीक ठाक होगी, कुछ भला करेगा। दूसरा अगला प्रश्न, हम गौशाला खोल रहे हैं, क्या सहयोग करोगे? खुद भी और शासन से भी। क्या आप अपने मत से कुछ सहयोग कराओगे? सड़कों पे जो ट्रक भर के जाते हैं गौवंश के, गौ माताओं के, तो हम उन्हें कटने के लिए जो जाते हैं उनको हम रोकने के लिए जाएंगे, तो क्या आप मदद करोगे? जिस धरती पर महाराणा प्रताप ने गाय की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई, वहाँ चंद रोटी के टुकड़ों के लिए हमारे यहाँ लोग यहाँ गाय माता को कटने भेज देते हैं। महाराणा प्रताप ने गौ गौ रक्षा के लिए घास की रोटी भी खानी पड़ी तो घास की रोटी खाई। नेताओं से पूछिए कि अगर कोई गाय वध के लिए जाती मिली, हम आपके पास आएंगे, आप रोकने में सहयोग करोगे? यदि करोगे, यदि हाँ कहा तो पक्के में वोट देना है। और वोट सिर्फ गौ भक्तों को देना है, नकली गौ भक्तों को नहीं, सिर्फ जयकारा लगाने वालों को नहीं। आजकल फर्जी गौ भक्तों की संख्या बहुत है। मस्तिष्क पे सिर्फ लंबा तिलक लगाने से, लाल कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई हकीकत में गौ सेवा कर रहा है, उसको वोट दो। फर्जी गौ भक्तों को जैसे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की धरती से अकबर की सेना को उठा के फेंका, उस प्रकार से फेंक देना है, उस प्रकार से फेंक देना है और अपने वोट को असली गौ भक्त को ही वोट देना है। गौ माताओं की बहुत बुरी स्थिति है, गौ माताओं को बचाना ही होगा। यदि आज गौ माताओं को बचाने के लिए हम लोग नहीं उठे तो आने वाले समय में समय हमसे पूछेगा, कालचक्र हमसे पूछेगा, प्रकृति हमसे पूछेगी। जब गौ माताओं तड़प तड़प कर मर रही थीं, जब गौ माताएं गौशालाओं में मर रही थीं, जब गौ माताएं कटने जा रही थीं, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्या जवाब देंगे? आने वाले समय में ये पूछा जाएगा। प्रकृति तांडव करेगी। जब प्रकृति का तांडव बड़ा भयानक होने वाला है, जब वो तांडव दिखेगा तब वो हमसे पूछा जाएगा कि क्या कर रहे थे? गौ माताओं को यदि बचाया होता तो आज हमारी सबकी रक्षा होती। हम सबको यदि बचाना है, हम सबको यदि सुरक्षित रहना है तो गौ माता को बचाना ही होगा। गौ माता की शरण में जाना होगा, गौ माता को सुरक्षित करना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे, तभी भारत भूमि सुरक्षित हो पाएगी, तभी भारतवर्ष सुरक्षित हो पाएगा, तभी हमारा धर्म सुरक्षित हो पाएगा। जय गौ माता।